Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. हम लोग पिछली क्लास में गॉसेस लॉ सीख गए थे. अब गॉसेस लॉ पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे. ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ ये आज का टॉपिक होगा. तो हम लोग सबसे पहला केस देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालने की कोशिश करते हैं ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. ठीक है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का मतलब कि एक पतला वायर हो, थीन हो, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो. थीन वायर जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है. तो अब गॉसेस लॉ हम यूज कैसे करेंगे? तो आप पहले गॉसेस लॉ के बारे में जान रहे हैं कि हम फ्लक्स निकालेंगे किसी भी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस के लिए. तो ये कितना आएगा? फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 1/ε0 टाइम्स नेट इनक्लोज चार्ज, और उसके भीतर उस सरफेस के भीतर जितना चार्ज है उस चार्ज का ये 1/ε0 टाइम्स होगा. यही गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है. तो आपको गॉसेस लॉ के लिए सबसे पहला काम होता है क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस का सिलेक्शन. क्योंकि जब तक सरफेस आप ढंग से नहीं चुनेंगे तो ई डॉट डी एस नहीं निकलेगा. यहाँ ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का पता होना आपके लिए सबसे जरूरी काम है. क्योंकि जब तक आप फ्लक्स नहीं निकालेंगे तब तक आगे का काम नहीं हो पाएगा. हमें ई और डी एस के बीच का एंगल देखना सबसे जरूरी है. ठीक है, तो चलिए हम पहले अपना सिस्टम बनाते हैं. आपका सिस्टम क्या है? तो सिस्टम है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज. अब देखिए, हम एक थीन वायर ले रहे हैं. थीन वायर ले लिए, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है. इसका मतलब ऊपर भी ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा और नीचे भी ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा. मीन्स -∞ टू +∞. ये आपका सिस्टम हो गया इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज या थीन वायर बोले. ओके, अब इस पे चार्ज दिया होगा तो इसका चार्ज क्या होगा? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा. ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग आप जानते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ. उसके यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज होगा. ठीक है, यूनिट हो गया कूलॉम पर मीटर. तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है. अब आपको इस वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P. आप इस P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चाहते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ. ठीक है, तो अब P पॉइंट पे गॉसेस लॉ से फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए करना क्या होगा? तो सबसे पहला काम है एक हाइपोथेटिकल सरफेस को खोजना. तो हम पहले E वेक्टर की दिशा देखें. ठीक है, E किधर है, और वो E का डायरेक्शन हमको हाइपोथेटिकल सरफेस इमेजिन करने में मदद करेगा. तो E का डायरेक्शन हम देखें दोनों तरफ क्या है. तो अब देखिए, अगर हम सेंटर से चलते हैं कुछ दूरी ऊपर, सेंटर से हम x दूरी ऊपर चलते हैं और यहाँ पे dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, इस पे कुछ न कुछ चार्ज होगा. तो इस चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? इस छोटे से चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर होगी. ये हो गया डी की दिशा. यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसलिए इस दिशा में फील्ड इंटेंसिटी हो गई. और अगर हम ठीक उतनी ही दूरी डाउनवर्ड लें, उसका काउंटर पार्ट उतना ही छोट लेंथ का, तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की ओर होगी. ओके, अब इन दो वेक्टर को हम अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा रिजल्टेंट? तो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस दिशा में होगा. तो ये ई की दिशा होगी. ये किसके लिए हुआ? तो ये दो हिस्सा जो हम ऊपर चुने हैं और नीचे चुने हैं, दो एलिमेंट, इसके कारण इंटेंसिटी की दिशा इधर है. तो वैसा ही पेयर आप बनाते चलिए, एक ऊपर एक नीचे. तो आप देखेंगे कि इन दोनों का भी रिजल्टेंट इधर होगा. तो टोटल पेयर जितना भी हम बनाएंगे सबका रिजल्टेंट इसी दिशा में होगा. तो हमको पता चल गया कि P पॉइंट पे E की दिशा ये है. ओके, तो E का डायरेक्शन कंफर्म हो गया. और सेम काम हम
इस वायर के इस साइड भी करें, लेफ्ट में करें, तो यहाँ भी आप सेम कंसेप्शन यूज कर सकते हैं। इस छोटे से हिस्से के कारण इधर, इस छोटे से हिस्से के कारण इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस दिशा में लगेगा। तो आपको दोनों ही तरफ ई का डायरेक्शन पता चल गया। ई क्या है? तो ई एसओ बाहर की ओर निकल रहा है, दोनों ही साइड, इधर भी इस साइड और इधर इस साइड। ठीक है, तो ई का डायरेक्शन आपका कंफर्म हो गया। अब हम कैसा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करें? हर जगह जहाँ पे ई और डी एस के बीच का एंगल हमें पता हो। तो ई का डायरेक्शन फिक्स होने के बाद अब हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन अगर करें तो देखिए क्या होता है। तो हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, एक सिलेंडर से एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिए और इस वायर को उस सिलेंडर से घेर दिए। तो अब ये क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस हो गया। ठीक है, क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस हो गया। तो अब इस सरफेस लेने से फायदा क्या है आपको? तो देखिए, अब ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसमें 3 सरफेस होगा। एक ऊपर का पहला हिस्सा ये प्लेन कैप है ऊपर, और एक नीचे प्लेन कैप होगा, ये दूसरा हिस्सा हो गया, और एक तीसरा ये कर्व सरफेस होगा, ये तीसरा सरफेस है। 3 सरफेस हो गया। तो तीनों सरफेस पे ई और डी एस के बीच का एंगल देखिए। तो ऊपर अगर हम छोटा सा एरिया सेलेक्ट करते हैं तो इसकी दिशा ऊपर की ओर हो गई डी एस, क्योंकि एरिया का वेक्टर की दिशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, बाहर की ओर नॉर्मल ड्रॉ करना। तो डी एस की दिशा इधर, और आपको ई का दिशा ऑलरेडी पता है कि ई टुवार्ड्स राइट है, तो ई की दिशा इस साइड, तो बीच का एंगल 90 डिग्री यहाँ हो गया, ये कन्फर्म हो गया। ओके, अगर हम फिर नीचे वाले सरफेस पे देखें तो यहाँ छोटा सा एरिया डी एस चुनते हैं, तो इसकी दिशा नीचे डाउनवर्ड हो गई, और ई की दिशा इस साइड है ऑलरेडी, तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ऊपर के सरफेस पे ई और डी एस के बीच का एंगल पता चल गया, नीचे के सरफेस पे भी पता चल गया। अब कर्व सरफेस पे देखिए, कर्व सरफेस पे डी एस आप देखिएगा तो डी एस भी बाहर, और ई तो ऑलरेडी बाहर की ओर है ही, इसका मतलब कि ई और डी एस के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। तो आपको तीनों ही सरफेस पे ई और डी एस के बीच का एंगल पता चल गया। तो इससे मतलब निकला कि अगर हम क्लोज सरफेस सेलेक्ट करना है गॉसियन सरफेस, तो सिलिंड्रिकल सरफेस अगर हम सेलेक्ट करें तो हम गॉसियन लॉ यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम गॉसियन लॉ को यूज करें। तो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किए हैं सिलिंड्रिकल शेप का, जिसका रेडियस है आर रेडियस का सिलिंड्रिकल सरफेस, और हाइट हम ले लिए हैं h हाइट। ठीक है, h हाइट ले लिए, आर रेडियस ले लिए, और एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं। अब गॉसियन लॉ को आप लगाइए। तो गॉसियन लॉ है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू नेट। ठीक है, तो अब ये जो सर्किल बता रहा है ये टोटल सरफेस पे इंटीग्रेशन बता रहा है। तो यहाँ 3 सरफेस है, तो हम इसको तीनों सरफेस में ब्रेक कर दें। तो ई डॉट डी एस पहले सरफेस से, ई डॉट डी एस दूसरे सरफेस से, और ई डॉट डी एस तीसरे सरफेस से। अब यहाँ सर्किल साइन हटा दिए, चूंकि अब क्लोज सरफेस नहीं हो गया। एक एक सरफेस पे सोचेंगे तो ऑलरेडी सारा सरफेस एक ओपन सरफेस होगा, इसलिए ये जो सर्किल साइन था वो हट गया। तो पहले सरफेस से ई डॉट डी एस, दूसरे सरफेस से ई डॉट डी एस, तीसरे सरफेस से ई डॉट डी एस, तो दैट इज इक्वल टू क्यू नेट बाय ε0। यहाँ तक समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, पहले सरफेस पे आप देखे हैं कि ई और डी एस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अब लिख सकते हैं ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला से तोड़े, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो ई डी एस और कॉस 90 डिग्री आया पहले सरफेस में। सेकेंड सरफेस पे भी 90 डिग्री था, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और थर्ड सरफेस पे 0 डिग्री था, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, दैट इज 1/ε0 एंड इनटू नेट इनक्लोज चार्ज। अब नेट इनक्लोज चार्ज कितना है, इस सरफेस के भीतर कितना चार्ज है, इसको अब कैसे निकालेंगे?
तो देखिए इस सरफेस के भीतर ये जो आपने सरफेस सेलेक्ट किया है उस सरफेस के भीतर कितना चार्ज है इसको देखने के लिए क्या करें। तो आपका सरफेस ये सिलिंड्रिकल सरफेस है और इस सरफेस के भीतर कितना चार्ज है देखना है। तो इसके भीतर आप देखिए वायर कितना भीतर है। इस सरफेस के भीतर वायर का ये हाइट जो है, जो आप सिलेंडर का हाइट लिए हैं h, वायर का इतना ही हिस्सा इस सिलेंडर के भीतर है। ऊपर का वायर और नीचे का वायर ये सरफेस से बाहर हो गया। तो हमें इनक्लोज सरफेस के भीतर का चार्ज देखना है, मतलब h लेंथ में जो चार्ज होगा वही इनक्लोज चार्ज होगा। तो आप पहले ही माने हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, मैंने यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज है, इसलिए h लेंथ पे कितना चार्ज होगा तो लेमडा इंटू h, यही चार्ज आपका मौजूद होगा इस सिलेंडर के भीतर। ओके, तो क्यू नेट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इंटू h, तो वही यहाँ लिखा गया लेमडा इंटू h। ओके, लेमडा इंटू h आ गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है तो आपका सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करें। ओके, तो क्या आया पहला, तो cos 90 जीरो होता है तो ये खत्म हो गया, cos 90 जीरो तो सेकेंड वाला भी खत्म हो गया, और cos 0 1 होता है तो तीसरे सरफेस में ई डी एस आ गया, और 1/ε0 इधर लेमडा h आ गया। तो E अब कांस्टेंट है। E कांस्टेंट क्यों है, तो हम इक्वल दूरी पे अगर चलेंगे, देखिए फिर से फिगर पे देखें, अगर हम इस वायर से r डिस्टेंस दूर, इस वायर से r डिस्टेंस तीसरा सरफेस ये है, और आप चारों तरफ घूम जाइए r डिस्टेंस पे, तो सारे जगह E का वैल्यू जितना भी क्लोज सरफेस आप घूम रहे हैं सब से वायर से r डिस्टेंस पे है, तो हर जगह E का वैल्यू सेम होगा। तो E कांस्टेंट हो गया, E को हम बाहर कर लिए, और E को जब बाहर कर लेंगे तो हमें सिर्फ इस कर्व सरफेस का एरिया चाहिए। देखिए, तो हम E को बाहर कर लिए, हमें थर्ड सरफेस का जो तीसरा सरफेस कर्व सरफेस है उसको इंटीग्रेट करना है, तो ds हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कर्व सरफेस कितना होगा, तो कर्व सरफेस का जो एरिया होगा वो 2πRh होगा। आप जानते हैं सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया 2πRh, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2πRh, और इधर 1/ε0 लेमडा h हो गया। h से h को हम कट कर दें तो अब E का वैल्यू आप निकाल सकते हैं गॉसेस लॉ से। E का वैल्यू क्या आ गया, तो लेमडा डिवाइडेड बाय 2πε0 r। ओके, 2πε0 r। तो ये आपका इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इससे r डिस्टेंस पे जो फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हुआ वो निकल गया, लेमडा बाय 2πε0 r। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया गॉसेस लॉ का। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, वो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज था, वहाँ एक पतला वायर था जिसका लेंथ इनफाइनाइट था, वहाँ हमने चार्ज डाला था। अब यहाँ एक प्लेन शीट है, शीट के नुमा है, एक चादर नुमा चीज है, तो एक प्लेन शीट है और इस शीट पे हमने चार्ज को डाला है। तो यहाँ हम देखेंगे कि छोटे से एरिया पे कितना चार्ज है। तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें मानना होगा कि इसके छोटे से एरिया पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ है, तो वो हम लोग सिग्मा मानेंगे, सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इस सरफेस से हम r डिस्टेंस चलें और r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P सिलेक्ट करें और P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल के देखें, अगेन विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। ओके, तो फिर क्वेश्चन उठेगा गॉसेस लॉ लगाना है तो हमें तो E डॉट ds निकालना होगा। E डॉट ds निकालेंगे तभी ये E डॉट ds 1/ε0 और इंटू नेट इनक्लोज चार्ज के बराबर होगा। तो E डॉट ds निकालने के लिए E और ds के बीच में एंगल चाहिए। ठीक है,
तो अब कौन सा एरिया सेलेक्ट करें, ये हाइपोथेटिकल सरफेस कैसा हो कि हम ई और डी एस के बीच हर पॉइंट पे एंगल निकाल सकें। सबसे मेन काम गॉसेस लॉ लगाने में यही रहता है कि आपका हाइपोथेटिकल सरफेस जो है वो सही ढंग से आपका इमेजिन्ड हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम ई की दिशा को देखें। ई पहले सोचें, तो मान लेते हैं ऊपर एक छोटा सा एरिया हम ds लेते हैं और नीचे एक छोटा सा एरिया ds लेते हैं। तो इस छोटे से एरिया के कारण P पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो इधर की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्सन से इधर ढकेलेगा, और ये छोटा सा एरिया ये ऊपर की ओर ढकेलेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट फिर इस साइड आएगा। ओके, तो इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर हो गया, बाहर की ओर हो गया। फिर अगर इस सीट के लेफ्ट में चले, दूसरे साइड निकाल के देखें, तो ये छोटा सा एरिया इधर रिपेल करेगा और ये छोटा सा एरिया इधर की ओर रिपेल करेगा, तो इन दोनों का जो इंटेंसिटी होगी वो इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि दोनों ही साइड जो ई की दिशा है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और इन आउटवर्ड डायरेक्शन है। इस समतल पे परपेंडिकुलर है, बाहर की ओर जाता है। ओके, तो ई का डायरेक्शन हमारा कंफर्म हो गया। तो अब हम कैसा गॉसियन सरफेस चुने, तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ फिर हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो अब हम एक ऐसा सिलिंड्रिकल गॉसियन, पहले हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ मान लिए हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, और एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ भी हम सिलेंडर ही यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सिलेंडर यूज कर रहे हैं कि उसका हाफ साइड सीट के एक तरफ है और हाफ साइड सीट के दूसरे तरफ। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस हम r डिस्टेंस पे पॉइंट पे निकालना चाह रहे थे, तो हम सिलेंडर का हाइट है सो यहाँ 2r मान लें। ठीक है, ये 2r लेंथ का हम सिलेंडर ले रहे हैं, और इसका जो प्लेन एरिया है दोनों तरफ उसका हम टोटल एरिया a मान लेते हैं। ओके, हम इसका रेडियस भी कुछ मान सकते हैं, रेडियस मान के πr² भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ टोटल एरिया a दोनों साइड मान ले रहे हैं। तो ऐसा हम सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ भी इमेजिन कर रहे हैं जो इस सीट को पैड्स कर रहा है, दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, चलिए, तो अब इस सिलेंडर के तीनों सरफेस को देखिए। इस सिलेंडर में पहला सरफेस आया ये प्लेन कैप, तो इस प्लेन कैप पे सोचिए, तो इस पे अगर आप छोटा सा एरिया लेंगे तो ये ds फिर बाहर की ओर होगा, और एरिया और फील्ड इंटेंसिटी E ऑलरेडी बाहर की ओर है, तो अगेन E और ds के बीच का एंगल यहाँ पे बन जाएगा 0 डिग्री। ओके, अगर हम सेकेंड कैप इधर के प्लेन कैप को लें तो यहाँ भी ds छोटा सा एरिया लेंगे तो ds की दिशा बाहर की ओर और E ऑलरेडी बाहर की ओर था, तो सेकेंड सरफेस पे अगेन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया। तो दो जगह पता चल गया। और तीसरा कर्व सरफेस कहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो ds की दिशा ऊपर होगी और E की दिशा इधर है, तो तीसरा कहीं भी क्लोज सरफेस चुनेंगे तो E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, तो तीनों सरफेस पे हम एंगल का पता कर चुके हैं, तो इससे कंफर्म हो गया कि अगर हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं तो हम गॉसेस लॉ को आराम से यूज कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ हाइट 2r। यहाँ हाइट इसका जो है वो इधर से 2r लिए हैं और एरिया प्लेन कैप का एरिया a लिए हैं। अब इसके बाद हम गॉसेस लॉ लगा लें तो काम मेरा हो जाएगा। तो अब गॉसेस लॉ से स्टार्ट करें। तो फ्रॉम गॉसेस लॉ E डॉट ds जो होता है वो क्या होता है, तो इंटीग्रेशन E डॉट ds दैट इज 1/ε0 इंटू क्यू नेट। तो अब ये सर्किल बता रहा है कि हमें टोटल क्लोज सरफेस पे निकालना है, तो ये जो क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सिलिंड्रिकल सरफेस था उसको हम 3 सरफेस में फिर से बांट दिए। तो E डॉट ds पहले सरफेस पे, E डॉट ds सेकेंड सरफेस पे, E डॉट ds
थर्ड सरफेस पे, एंड दैट इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू नेट। तो आपने पहले सरफेस पे देखा कि ई और डी एस के बीच का एंगल 0 है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री हो गया। दूसरे सरफेस पे भी 0 था, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री हो गया। और तीसरे सरफेस पे 90 था, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री और 1/ε0 इंटू क्यू नेट। तो कॉस 0 1 है, तो ये हो गया ई डी एस, ये भी 1 है, तो ई डी एस एंड कॉस 90 0, तो तीसरा टर्म 0 हो गया। और 1/ε0 इंटू पाई इंटू ए, दैट इज योर नेट इनक्लोज चार्ज। ठीक है, अब नेट इनक्लोज चार्ज इतना कैसे आया, इसको देखने के लिए एक बार फिर से हम लोग फिगर को देखें कि नेट इनक्लोज चार्ज कैसे इतना आया। तो देखिए, आप जो सिलेंडर डाले हैं, ये जो सिलेंडर डाले हैं, तो आपका जो दिया हुआ सीट था वो उस सीट का कितना हिस्सा इसके भीतर है। तो देखिए, जो सीट है आपका, सीट का इतना ही हिस्सा, ये इतना हिस्सा सीट का ये कवर कर रहा है। तो जो भी आपका क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस है, उसके भीतर इस सरफेस पे जितना चार्ज होगा वही इनक्लोज चार्ज होगा। तो इसका एरिया आप ऑलरेडी ए मान चुके हैं। ए एरिया प्लेन कैप का एरिया है, यही इस सीट से होके गुजर रहा है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, मतलब यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज, इसलिए ए एरिया में कितना चार्ज होगा, तो सिग्मा इंटू ए होगा। इसलिए नेट इनक्लोज चार्ज का वैल्यू आपका सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो यही यहाँ डाल दिया गया है, सिग्मा इंटू ए। ओके, अब देखिए ई डी एस, तो ई को हम बाहर कर लिए, चूंकि ई कांस्टेंट है एक खास दूरी पे। तो डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, तो डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया मिलेगा। टोटल एरिया ए आप पहले से माने हैं कि उस प्लेन कैप का टोटल एरिया ए है। तो ई इंटू ए यहाँ भी आएगा, सेकेंड सरफेस पे भी ई इंटू ए आएगा, एंड दैट इज 1/ε0 सिग्मा इंटू ए। ओके, तो ई ए प्लस ई ए 2E ए और सिग्मा ए बाई ε0, ए से ए कट गया, तो ई का वैल्यू आ गया सिग्मा बाई 2ε0। अब यही वो फील्ड इंटेंसिटी है जो एक इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज के बगल में है। तो अगर कोई सीट हम लेते हैं, तो इस सीट से बगल में किसी भी पॉइंट पे हम फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू लिख सकते हैं, इट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट में डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं है कि आपने पी पॉइंट कितनी दूरी पे लिया है, आर का कोई टर्म यहाँ नहीं है। इसका मतलब इस सीट के नज़दीक रहें या दूर रहें, हमें सेम फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, प्रोवाइडेड कि ये प्लेन सीट ऑफ चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का हो तब। ओके, तो इससे रिजल्ट निकला कि ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट टर्म है। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वाइट इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस से, ये प्रूव करके आप दिखाएं। ओके, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन सीट ऑफ चार्ज इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। सीट से जो दूरी है उससे ये बिल्कुल फ्री है, सिग्मा बाई ε0, यहाँ डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं आ रहा है। इस रिजल्ट को हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो आप आज गॉसेस लॉ का 2 एप्लीकेशन सीख चुके हैं, एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज और एक इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। अब आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे के एप्लीकेशंस को देखेंगे। हम लोग कुछ ज़्यादा ही एप्लीकेशन इसका सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर